रहे हैं मुगल वंश को, और मुगल वंश को हम लोग बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। और देख लो किस तरह से हमने एक एक पॉइंट वाइज सब कुछ सजाया हुआ है। अब ये क्या करना है कि आपको हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको एक एक पॉइंट को आपको लिख लेना है। इससे बाहर मुगल वंश से जो हम लोग आज केवल बाबर को पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा बाबर से कुछ प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिए कि मुगल वंश। अब मुगल वंश की शुरुआत किसने किया था? तो मुगल वंश की शुरुआत किया था बाबर ने। जो मुगल वंश का संस्थापक है वो कौन है? तो वो है बाबर, ठीक है। तो ये लिखे हैं हमने संस्थापक की, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। अगर बाबर के विषय में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स में जाएं तो ये कभी कभार प्रश्न ये बन जाता है कि थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या लिखे हैं। कभी कभार इससे भी प्रश्न बन जाता है कि बाबर के बारे में पितृवंश की ओर से तैमूर खां का वंशज है। किसका है? तैमूर का वंशज है। जो बाबर के पिता थे वो तैमूर के वंश के थे, और उसकी बाबर की जो माँ है वो मातृवंश की ओर से चंगेज खां की वंशज है। इस तरह से जो बाबर है तैमूर पिता के तरफ से तैमूर का वंशज और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज है। तो ये दोनों का क्या हुआ? मिश्रण बाबर हुआ, मतलब तैमूर का वंशज और चंगेज खां के वंशज। तो ये है बाबर। अब बाबर के बारे में बात करेंगे तो बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। जहां पर जन्म होता है उस जगह का नाम है फरगना। उस जगह का नाम क्या है? फरगना। तो ध्यान रखना कि पहले सबसे पहले हम लोग समझे कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। तो जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? तो वो है फरगना में। अब यह क्या होता है कि यह 1494 ईस्वी में इसने गद्दी संभाल लिया। जो बाबर है वो कब गद्दी संभाल लेता है? तो 1494 ईस्वी में इसने क्या किया कि गद्दी को संभाल लिया, महज 11 वर्ष कुछ ही महीने। अब किताब जो है, कई किताब या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है तो इसमें गद्दी पर बैठने का उम्र ये लगभग 12 वर्ष दे देता है। कितना वर्ष दे देता है? तो याद रखना है 12 वर्ष दे देता है। अब बात करेंगे आगे। तो इसने बाबर ने 2 उपाधियां धारण की। बाबर ने कुल कितनी उपाधि धारण किया? तो 2 उपाधि धारण किया हुआ है। एक है पदशाह और दूसरा है कलंदर। तो बाबर है वो पदशाह की उपाधि धारण कब करता है? ये एक युद्ध लड़ता है सिंध, ठीक है, ये एक युद्ध लड़ता है सिंध विजय। मतलब जब ये सिंध विजय अभियान किया, यानी सिंध को विजित किया या जीता 1507 ईस्वी में, तो इसने क्या किया कि पदशाह की उपाधि धारण किया। किसका उपाधि धारण किया? तो याद रखना है पदशाह की उपाधि धारण किया। और ऐसा माना जाता है कि बाबर जो था वो उदार व्यक्ति था। उदार कहने का अर्थ है कि वो थोड़ा सा लिबरल टाइप का था और उदारता की भावना रखता था। तो उदारता की भावना रखने के कारण इसे कलंदर की उपाधि दिया गया। किसका उपाधि दिया गया? कलंदर का उपाधि दिया गया। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पदशाह की उपाधि धारण इसने कब किया? तो जब इसने सिंध को जीता, ठीक है। अब आए हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। यहां पर आपको मिलेगा कि भारत पर बाबर 5 बार आक्रमण करता है। भारत पर 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने। कितने बार आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना है 5 बार आक्रमण किया था। पहला जो इसने आक्रमण किया था वो 1519 ईस्वी में, और 1519 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया तो ये बजौर और भेरा को जीतकर वापस फरगना चला गया। फिर बाबर ने क्या किया कि दूसरा बार भी आक्रमण किया। बाबर ने क्या किया कि दूसरा बार भी आक्रमण किया, ठीक है। यही सेम टाइम 1519 ईस्वी में इसने क्या किया? दूसरी बार मतलब किया, लेकिन जगह जो था वो अलग था। जगह क्या था? जगह था वो है पेशावर। तब पेशावर को भी इसने क्या किया कि जीता और चल दिया अपने फरगना की तरफ। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कि इसने तीसरा आक्रमण कब किया।
तो तीसरा आक्रमण किया हुआ है 1520 ईस्वी में। तीसरा आक्रमण कब किया? 1520 ईस्वी में। कहां पर किया है? तो ये किया हुआ है सियालकोट पर। कहां आक्रमण किया? सियालकोट पर। मतलब बाबर जो है तीसरा आक्रमण कहां किया था? सियालकोट पर किया था। ठीक है, अब चौथा आक्रमण देखें तो चौथा आक्रमण है 1524 ईस्वी में। कहां पर किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब में। बाबर ने चौथा आक्रमण कब किया? 1524 ईस्वी में। और कहां पर किया था? तो ये पंजाब में किया हुआ था। अब बाबर का जो भारत अभियान है उसका पांचवा आक्रमण कब हुआ है? तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कब हुआ है पांचवा आक्रमण, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा आक्रमण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब किया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आप 12th क्लास में है तब। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। नीचे हमने इस पॉइंट को ऐड किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा युद्ध अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ और जैसा कि बाबर इसमें भी विजयी रहा। आगे देखेंगे कि कुछ इसकी लेखन कला में पद, शैली, मुवैया, मतलब ये कभी कभार मतलब इसकी शैली भी कुछ लिया जाता है कि जो बाबर जो ना किस भाषा में अपनी लिखता था पुस्तकें, तो वो है शैली मुवैया। और ये क्या है मुवैया? तो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। ध्यान रखना है कि ये शैली जो मुवैयान है ये क्या है? मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है। अब इस तरह से आप ध्यान में इसको रख सकते हैं कि बाबर ने किस शैली का प्रचलन किया है, तो वो है शैली मुवैयान। अब आगे हम लोग देखें बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा, तो बाबर की जो आत्मकथा है तुझके ए बाबरी है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके ए बाबरी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तुझके ए बाबरी। और जो इस पुस्तक का मतलब इस पुस्तक का भाषा क्या है? तो बाबर जो अपनी भाषा में लिखा था वो है तुर्की भाषा में। मतलब तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई किताब है? तो वो है तुर्की भाषा में लिखी गई किताब है। अब तुर्की भाषा में लिखी गई है तो तुझके ए बाबरी का कभी कभार अनुवादक पूछ लिया जाएगा, कभी कभार अनुवादक पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुवादक कौन है। अनुवादक जो व्यक्ति हैं वो है, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। ध्यान रखना है तुझके बाबरी का अनुवाद किसने किया था? तो वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब इस ऊपर वाले सारे पॉइंट को हम लोग देख लिए हैं, तो अगले पॉइंट के तरफ हम लोग आ रहे हैं। अगला जुड़ा हुआ प्रश्न क्या क्या हो सकता है? ठीक है, अगला जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, कौन कौन युद्ध लड़ा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा हुआ है, जो प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध है खनवा का युद्ध। दूसरा कौन सा युद्ध है? खनवा का युद्ध। और तीसरा चंदेरी का युद्ध। और चौथा घाघरा का युद्ध। अब थोड़ा सा हम लोग इसके टाइमिंग पर ध्यान दें, तो ये आपको हम बता दिए हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ है? तो याद रखना है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और सेकेंड वाला हम लोग देखें खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च। कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। अब इसमें भी बाबर विजयी रहा, तो विजयी रहा तो इसने किसको हराया? तो ये आपको ध्यान रखना है राणा संगा को। किसको हराया है? तो राणा संगा को हराया है। अगले हम लोग देखें इसका तीसरा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया इसमें से तीसरा कौन सा है? चंदेरी का युद्ध है। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। कब? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को।
इसमें भी बाबर विजयी रहा तो इसने किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। ये आपको ध्यान में रखना है, किसको हराया है? तो मेदिनी राय को हराया। और आगे की ओर हम लोग देखें तो घाघरा का युद्ध वो अंतिम युद्ध लड़ता है बाबर अपने जीवन का मई 1529 ईस्वी में, जिसमें अफगानों को हराता है। मतलब अफगानों की क्या हुई? हार हो गई। और ये जो युद्ध हुआ था ये बिहार के आसपास में लड़ा गया था। बिहार के आसपास में एक घाघरा नदी है और उसी नदी पर बाबर के साथ में अफगानों ने युद्ध किया और उसमें भी बाबर क्या रहा है? विजयी रहा है। अब अगर बात करेंगे अंत में एक पॉइंट यदि हम लोग बात करेंगे अंत में तो बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कब होता है? 1530 ईस्वी में। अब बात होगा कि जो इसके आने वाले वंशज हैं, बाबर के बाद आने वाला जो इसका वंशज है हुमायूं, तो हुमायूं के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज के लिए